दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर क्या है, कुछ मैटर के बारे में कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ देखते हैं जो अलग अलग साइज का होता है, शेप का होता है, टेक्सचर का होता है। ये सब मैटर होता है। हम, आप, जानवर, पत्थर, मिट्टी, पानी, सैंड, फूड, प्लांट, स्टार, प्लानट, ये सब चीज़ क्या होता है? मैटर होता है। इनमें आप देखिएगा तो इसका कुछ खास चीज़ होता है कि ये इनके पास कुछ ना कुछ मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इनको हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट जो यूनिवर्स में जो भी चीज़ होता है इसी को बोल रहे हैं मैटर नाम दे हैं, क्योंकि सब चीज़ क्या है? मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और इसी मटेरियल को मैटर बोला जाता है। ये मैटर का कुछ एग्जांपल रहा है। ठीक है। एंशियंट जो इंडियन फिलोसफर थे वो मैटर को बताया था कि ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है। इसको मतलब बोले हैं कि कोई दुनिया की सारी चीज़ है ये यही 5 चीज़ से मिलकर बना है, इसी को पंच तत्व भी बोलते हैं। ठीक है। इसको 5 बेसिक एलिमेंट बोला जाता है। अब हम लोग मैटर का डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस। जो डिफिनेशन में एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास एंड इज फेल्ट बाई सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है, उसको मैटर बोलेंगे। मैटर है तो ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये टीनी जो पार्टिकल रहते हैं इनका कुछ ना कुछ करैक्टर होता है। ठीक है। तो वही करैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दो पार्टिकल के बीच में, मान लीजिए ऐसे 2 पार्टिकल हुए तो इनके बीच में ये जो है स्पेस होता है। ठीक है। तो इनको वैकेंट स्पेस होता है। और ये जो पार्टिकल होते हैं, मान कोई मैटर, ये मैटर है तो इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर अगर माइक्रोस्कोप की देखा जाए तो बने हुए हैं पार्टिकल से, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करते रहते हैं। ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, कहीं भी ऐसे रैंडमली, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कैसे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पार्टिकल जो होता है ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। यानी एक दूसरे पे जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक चीज़ होता है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसी तरह मैटर भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और ये टीनी पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल, मतलब कि आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है। अगर कोई भी चीज़ लीजिए, उसको ब्रेक करिएगा, तो ब्रेक करिएगा तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल निकलते हैं, स्मॉल स्मॉल चीज़ निकलता है, उसको और ब्रेक करते जाइए, लास्ट में फिर एटम निकलता है। ठीक है। तो ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है सारे मैटर। और मैटर का अगर देखा जाए तो इसको बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 3 टाइप के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा तो 2 और ऐड कर लीजिएगा, प्लाज्मा है और एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड जो होता है, सॉलिड आप जानते हैं, सॉलिड जैसे आप मान लें बॉल है, बैट है, आप हैं, बेड है, चेयर है, टेबल है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, एनिमल, ये सब क्या सॉलिड आते हैं। ठीक है। इनमें अगर देखिएगा तो क्या होता है, इनका फिजिक्स, वॉल्यूम होता है, मास होता है, शेप होता है। ठीक है। और ये टाइटली पैक होते हैं। ठीक है। अब टाइटली पैक होता है मतलब इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होता है। आप कहिएगा कि जो कॉटन का बल्ब होता है, चाहे जो स्पंज होता है, तो उसको दबाते हैं दब जाता है, गद्दा होता है दब जाता है, वो दबता नहीं है। क्या होता है कि 2 पार्टिकल होते हैं, 2 मतलब कि सॉलिड ही होते हैं, लेकिन क्या होता है उनके बीच में स्पेस हो जाता है और दबाते हैं तो फोर्स लगाते हैं तो ज़बरदस्ती अपना वो डिस्प्लेस होता है, फिर जैसे ही छोड़ दीजिएगा वो अपने आपस बाउंस बैक कर लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड और क्या है, एक और चीज़ होता है, सॉलिड के पास इनका स्पेस कम होता है, इसलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इनका फ्लो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये अपना इनका फिक्स शेप होता है, ये दूसरे का शेप नहीं लेते हैं। तो इसमें कहिएगा कि आप जैसे एक बोतल है उसमें चीनी डाल दिए तो बोतल के शेप में चीनी आ गया, और बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी के शेप में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि चीनी के जो पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं वो फिक्स शेप होता है, उनका नहीं होता। ये जो ग्रुप होता है चीनी के, उनका शेप चेंज होता है। ठीक, वो शेप बना रहे हैं। चीनी का एक छोटा सा दाना है, वो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है।
और सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी हाई होता है। लिक्विड और गैस के कंपेयर में इनका डेंसिटी ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि जैसे ये पार्टिकल है, इनका अरेंजमेंट देखिएगा तो ऐसे एकदम पूरा टाइटली पैक होते हैं और एक अच्छा से ढंग से अरेंज रहते हैं, मतलब विधो तरीक़ा से। और इनमें देखिएगा तो स्पेस भी नहीं है और अरेंज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एक जगह से हिलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हिलते नहीं इसलिए फ्लो नहीं करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए ये इनका शेप फिक्स रहता है और क्लोजली पैक, और इनके स्पेस कम होता है, वो तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ये सॉलिड के बारे में था। अब हम लोग लिक्विड के बारे में देखेंगे। लिक्विड के बारे में अगर देखिएगा तो लिक्विड क्या होता है कि थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। लिक्विड जो होता है इनका फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन मास और वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक। जैसे मतलब कि पानी लीजिए, आप इसको डालिए किस में, आप जार में डाल दीजिए, मग में डालिए, बाल्टी में डालिए, ठीक है। तो इसका चेंज हो रहा है, शेप अलग अलग आ रहा है। ग्लास में डालिए, थाली में डालिए, चेंज हो रहा है। लेकिन इनका 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, इसलिए इनका वॉल्यूम और मास फिक्स रहता है, ठीक है। अब इनका जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड से, और इनको थोड़ा सा सॉलिड कंपेयर में कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ये भी कंप्रेस ना के बराबर होता है, ठीक है। अगर डेंसिटी देखा जाए तो इनका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी इनका डेंसिटी सॉलिड से कम होता है और गैस ले ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेंसिटी कम होता है इनका, और ये डिफ्यूज हो सकते हैं। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता, लेकिन ये फ्लो भी करेंगे और ये डिफ्यूज भी करेंगे। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा सॉलिड से कम होता है और क्लोजली जो पैकिंग इनका होता है कम होता है। यानी अगर सॉलिड का अगर देखा जाए तो एकदम पूरा टाइटली ऐसे पैक है, लेकिन गैस का सॉरी लिक्विड का देखिएगा थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें रहेगा, और गैस में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ें गैस के बारे में। तो गैस में देखिएगा तो इनका ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। शेप भी फिक्स नहीं, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं। इनमें शेप भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। यानी जहाँ डालिएगा उसका शेप लेंगे और जितना इनको जगह मिलेगा उतना उनका वॉल्यूम हो जाएगा। और इनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, हाईली कंप्रेसेबल चीज़ होते हैं, फ्री स्पेस ज़्यादा होते हैं इसलिए कंप्रेस किया जा सकता है, और इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है इसलिए इनको कंप्रेस भी किया जाता है। डेंसिटी ज़्यादा हो गया क्योंकि ज़्यादा जगह में कम चीज़ आता है। सॉलिड में क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ आता है इसलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ज़्यादा जगह में कम चीज़ आता है इसलिए इनका डेंसिटी कम। मोमेंट इनका ज़्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर किया तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम, गैस में ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये डिफ्यूज आसानी से होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं तो इधर से उधर घूमते रहते हैं तो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड गैस का था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। अगर सॉलिड लिक्विड गैस का एक ओवरव्यू देखा जाएगा तो सॉलिड में क्या था, सॉलिड में था कि आप वो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को एक बार कंपेयर फिर से कर लेते हैं। शेप साइज वॉल्यूम सब इसका क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें शेप को छोड़ के बाकी फिक्स होता है, वॉल्यूम और मास। इसमें कुछ भी तो दोस्तों हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस का एक बार कंपेयर फिर से कर लेते हैं। माने यहाँ सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस है। इसका क्या होता है कि सब कुछ फिक्स होता है, मास, वॉल्यूम, शेप। इसका क्या होता है, शेप को छोड़ के मास, वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं हुआ तो मास ऑटोमेटिक और शेप हो जाएगा। तो ये फ्लो नहीं कर सकता, ये फ्लो कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लो कर सकते हैं। इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इनका डेंसिटी कम होता है, इनका डेंसिटी ना, इनका बहुत कम होता है। और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इनमें कम होता है, और इनमें ना के बराबर होता है। इनमें पार्टिकल का मोमेंट ना के बराबर होता है, इनमें भी
ना के बराबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड से, और इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे बेसिक डिफरेंसेज है। और भी डिफरेंसेज आप लोग बुक में लिखा हुआ है, चाहे पॉइंट वाइज लिखा है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में क्या होता है कि आयनाइज गैस होता है। प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा क्या होता है, आयनाइज गैस होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में इसका अफेक्शन पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से अगर प्लाज्मा इधर से माना इसको मूव करना है तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मा पर मैग्नेटिक का फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। प्लाज्मा आयनाइज गैस होता है, और इसलिए इनका वो जो शेप और वॉल्यूम जो होता है ये इनडेफिनिट होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है, ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्लाज्मा हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इनका शेप और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब ये इजीली कंप्रेसेबल होता है। और हम लोग पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के बारे में, ठीक है। इसको बीईसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीईसी। ये जब लो टेम्परेचर होता है तब ये मैटर का स्टेट एराइज होता है, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के, इनका जो मॉलिक्यूल होता है और जो सॉलिड में एटम होते हैं उनसे भी ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब पूरा एकदम चिपके चिपके रहेंगे एक दूसरे पे एक तरफ से, ठीक है। सॉलिड से भी ज़्यादा टाइटली रहेंगे, क्लोजली रहेंगे, इनका अलग है। और इनमें जो साइंटिस्ट इनमें काम कर रहे थे इस बोस आइंस्टाइन कंडीशन पे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1995 में। ये एक फैक्ट है, इसको एग्ज़ाम के पर्पज से नहीं है, बस नॉलेज के पर्पज से इसको ध्यान रखिएगा। इन्वेन प्लाज्मा और बीईसी दोनों नॉलेज के पर्पज से ही हैं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाए तो अलग बात है। ये लेस एनर्जेटिक होते हैं सॉलिड से। क्यों लेस होते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर फिक्स्ड है। आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यानी एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी आता है। अब देखिए ये फ्लूइडिटी इन पे ज़्यादा होता है, सुपर फ्लूइडिटी होता है, क्योंकि ये विदाउट फ्रिक्शन काम करते हैं, ठीक है। ये बिना फ्रिक्शन का फ्लो करते हैं, इसमें से सुपर फ्लूइडिटी होता है। और रिलेटिवली इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, इनको आप पहचान नहीं सकते हैं कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये था 5 स्टेट था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे मैटर के 3 स्टेट मेन फेमस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, 2 और है लेकिन 3 पे ही ज़्यादा फोकस करना है। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस था, तीनों के बारे में हम लोग पढ़े, प्रॉपर्टी क्या क्या था। इससे पहले हम लोग मैटर के बारे में पढ़े कि मैटर स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है उसको मैटर बोलते हैं। उसके पार्टिकल के कैरेक्टर के बारे में पढ़े कि ये मोमेंट होता है, स्पेस होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये था। और मैटर जो होता है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये सब चीज़ पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। पहले हम लोग टेम्परेचर पर पढ़ते हैं कि टेम्परेचर से कैसे होता है। तो टेम्परेचर मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर से कैसे होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाता है तो ये तेज़ मूवमेंट करने लगते हैं, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ओवरकम कर लेते हैं पार्टिकल के, और इस तरह से सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट होकर लिक्विड में बन जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि एक ये सॉलिड का सिस्टम है, इसमें हम हीट दे रहे हैं तो एनर्जी मिला, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था थोड़ा सा बढ़ा, तो इनमें मोमेंट स्टार्ट हो गया, तो ये भागेंगे तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा आएगा, स्पेस ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये लिक्विड बन गए, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर गए, तो इसका मतलब ये सॉलिड जो था वो मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, यानी इस तरह से इनका स्टेट चेंज हो गया। और अगर देंगे, मान लीजिए अब लिक्विड था, अब लिक्विड को बन गया, अब उसको और आगे हीट दे रहे हैं, अब लिक्विड बन गया तो और ज़्यादा एनर्जी आएगा, तो ये और दूर भागेगा, इसका मतलब ये क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में बनेगा और लिक्विड गैस में बनेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस लिक्विड में बनेगा और लिक्विड सॉलिड में बनेगा। इस तरह से टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए जो लिक्विड जब सॉलिड लिक्विड में बनता है तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है।
जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन है प्रॉपर कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है, लेकिन ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेना जरूरी है, नहीं तो फिर ये चेंज हो जाता है। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, सॉलिड से जो लिक्विड में जाता है। और आइस के केस में मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो 273.16 केल्विन होता है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब हम लोग इसका चेंज जो स्टेट होता है उस पर देखेंगे कि प्रेशर से, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रेशर आप लोगों को पता ही है कि प्रेशर मतलब कि हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है गैस में स्पेस ज़्यादा होता है, अगर इसको आप ऐसे पिस्टन लगा के इसको दबाइएगा तो इसका पार्टिकल कुछ इस तरह से सट जाएंगे, और कुछ दबाइएगा तो थोड़ा सा और ऐसे सट जाएंगे। ठीक है, यानी गैस था, ये दबाए लिक्विड बना, और दबाए सॉलिड बन गया। यानी प्रेशर हम लगाने से क्या कर सकेंगे, गैस लिक्विड सॉलिड ऐसे इसको हम बना सकते हैं। यानी प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा, गैस को प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड बनेगा, लिक्विड को प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड बनेगा। इस तरह से होता है। और इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, माना कि लिक्विड है उसका प्रेशर कम कर देते हैं, गैस में बन जाएगा। जैसे आपके घर में एलपीजी आता है जो उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है, गैस तो उसको हिलाने पर पानी जैसे आता है उसमें, तो इतना प्रेशराइज कर देते हैं वो लिक्विड में बन जाता है। जैसे इसको खोलते हैं तो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है वो इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि सॉलिड बन टाइप का बन जाता है, इसलिए उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। और डायरेक्ट उसको छोड़ते हैं तो गैस में बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। ठीक है, अगर प्रेशर लिक्विड पे लगाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं तो ये मतलब अगर प्रेशर लगाते हैं टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस क्या होता है, लिक्विड बन सकता है। ये ध्यान रखिए, ज़्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेट चेंज होता है। एक और चीज़ देखेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही उसका प्रेशर 1 atm से कम करते हैं, ये क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से ये गैस में चला जाता है। किस में चला जाता है, गैसियस सिस्टम में चलता है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। इसलिए इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन के बारे में देख लेते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी अगर आप सब्लिमेशन है उसको आप चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंज, मतलब कि सॉलिड है इसको गर्म किए तो लिक्विड में जाना चाहिए तब गैस में ना जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है डायरेक्ट गैस में आ गया, इसलिए इसको सब्लिमेशन बोला जा रहा है। और गैस को ठंडा कर रहा है डायरेक्ट सॉलिड में आ जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का हालांकि सब्लिमेशन बोला जाता है, लेकिन अब नए टेक्स्ट के अनुसार इसको सब्लिमेशन बोलते हैं और इसको डिपोजिशन बोल के, डिपॉजिट होकर ये सॉलिड बन रहा है गैस, इसलिए इसको डिपोजिशन बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि डिपोजिशन हो ही गया। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर एट विच the temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। वहाँ हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें कि अगर लिक्विड मान लीजिए स्टार्ट होकर बॉयल बन हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो इसको बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ था सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है, सरफेस फिनोमेना नहीं होता, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट क्या होता है, तो लैटेंट हीट का मतलब अगर लिटरेसी देखा जाएगा तो इसका मतलब गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, फोर्स लगता है जब अट्रैक्शन को ब्रेक किया जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल है इनके बीच में अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है इसको लैटेंट हीट बोलते हैं। क्योंकि विजुअल नहीं होता है तो माना जाता है कि ये गुप्त हो गया, खो गया, इसलिए इसको लैटेंट हीट बोला जाता है, हिडन।
तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक किया जाता है, करने में जो हीट लगता है उसको लैटेंट हीट बोला जाता है, और इस ब्रेक होते ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, गैस में। अब हम देखेंगे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर देखा जाए, दो चीज़ होता है, एक लैटेंट ऑफ फ्यूजन और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगा उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने पे जो एनर्जी लगा है उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर। देखो इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन और बॉइलिंग थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लीजिए। बॉइलिंग क्या होता है और इवोपरेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग में क्या होता है कि आप एक लिए उसमें हीट दिए और ये पूरा बॉयल होके इसमें से पानी उड़ने लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बॉइलिंग हुआ। इसमें क्या हो रहा है, सारा बल्क फिनोमेना है, इसमें से सारा चीज़ उड़ रहा है और इसके लिए फिक्स टेम्परेचर वाटर केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। लेकिन इवोपरेशन में क्या होता है, अब इसको 10 डिग्री रखिए, 15 डिग्री रखिए, 20, 40 कितना भी डिग्री रखिए, इसमें चल जाएगा। ये बल्क फिनोमेना है, इसमें पूरा कंटेनर का चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है और बारी बारी से इसमें से उड़ के ख़त्म हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ सरफेस पे जो है ना उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है वो भाग जा रहा है, एयर आ रहा है उसको उड़ा के लेके चला जा रहा है। जैसे इवोपरेशन के बारे में जब भी सोचिए तो सोचिए आप कपड़ा सुखा रहे हैं, कपड़ा जब सुखाते हैं तो क्या होता है, ठंडा के दिन में भी सूखता है, गर्मी के दिन में भी सूखता है, धूप में भी सूखता है, बिना धूप का भी सूखता है। यानी उसको टेम्परेचर हमेशा एक समान नहीं होता, हवा भी एक समान नहीं मिलता है और ह्यूमिडिटी भी लगभग एक समान नहीं होता है, बस कभी ज़्यादा सूखता है कभी धीरे सूखता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, कब धीरे सूखेगा कब लेट से सूखेगा, मतलब जल्दी सूखेगा। तो पहले इवोपरेशन के बारे में कुछ बेसिक टर्म है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर का पार्टिकल होता है हमेशा मूविंग है, ये तो आपको शुरू में बता दिया, कभी रेस्ट में नहीं होते हैं। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे वो रहेगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी इनका कैसे बढ़ता है, जितना ज़्यादा इनको हम हीट देंगे, ज़्यादा हीट ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मूवमेंट। अगर कोई एक टेम्परेचर है कोई गैस लिक्विड सॉलिड का, तो उनका पार्टिकल के बीच में क्या होगा कि जो अलग अलग पार्टिकल उनका डिफरेंट अमाउंट में सबके पास वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कम होगा किसी के पास ज़्यादा होगा। जनरली देखा जाता है कि लिक्विड के केस में जो सरफेस पे रहते हैं, कहाँ पे, जो सरफेस पे रहते हैं, मान लीजिए कि ये कंटेनर है और यहाँ पे जो रहते हैं ये सरफेस से मान लीजिए टॉप है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल रहते हैं उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इनके पास कम होता है। तो एक होता है ना कि जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ चाहिए होता है कि इतना अमाउंट एनर्जी चाहिए। तो बाहर से अगर एयर चाहे धूप से चाहे और किससे, मतलब यही धूप या एयर के माध्यम से ही मिलता है एनर्जी, तो इसके माध्यम से इनको मिल जाता है, तो ये क्या होते हैं, उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, और ये इनको जैसे ही थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके दूसरे पार्टिकल से अलग होकर ये क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ये वेपर बन जाते हैं, ठीक। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको इवोपरेशन बोलते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट होता है फिक्स पे, इसका कोई बिलो होना चाहिए किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, ये होता है। अब इवोपरेशन है तो इसका कुछ फैक्टर होता है, अब आपको पता है कपड़ा कभी लेट से सूखता है कभी धीरे सूखता है, तो कब जल्दी सूखेगा कब लेट सूखेगा इसमें देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कपड़ा है, रस्सी पसा रहे हैं, मान लीजिए अगर उसको पूरा ऐसे फैला कर डाल दिए तो जल्दी सूखेगा। लेकिन वहीं अगर रस्सी पे आप कपड़ा को फैलाए नहीं, सिर्फ ऐसे डाल दिए, एक ही के ऊपर एक ही जैसे डाल दिए, तो इस कंडीशन में आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। यानी दोनों में क्या अंतर है, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है और यहाँ सरफेस एरिया कम है, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड हुआ है, यहाँ पे फोल्ड नहीं है।
तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। इस केस में कपड़ा जल्दी सूखता है और इस केस में कपड़ा लेट से सूखता है। ठीक है, ये था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर अगर आप लोग देखेंगे तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देखो मान लीजिए कभी कपड़ा सुखा रहे हैं, कभी धूप है, ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया भी आप ज़्यादा बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे सनलाइट नहीं है। ठीक है, ये सन है और यहाँ सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पे देखे हुए कि क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है सनलाइट में। ठीक है, क्योंकि धूप पड़ता है, जल्दी गर्म होकर भाग जाता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, यहाँ पे नहीं होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसको काइनेटिक हीट मिल रहा है, हीट मिल रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है तो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है, जल्दी जल्दी पार्टिकल ब्रेक करके भाग रहे हैं, वेपर स्टेट में चल रहे हैं। ठीक है, और एक और मान लीजिए कि ठीक है, धूप भी बराबर है, कपड़ा भी का सरफेस एरिया भी दोनों बराबर इस बार कर दिए। ठीक है, अब हवा एक जगह तेज़ कर दिया और एक जगह स्लो कर दिए। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा हवा होता है वहाँ क्या होता है कि जल्दी सूखता है, जहाँ कम हवा होता है वहाँ लेट से सूखता है। ठीक है, तो जैसे होगा ना कि मान लीजिए कि आप गमछा गीला रख देते हैं गर्मी के दिन में और बाइक चला रहे हैं तेज़, तो क्या होता है, थोड़ा देर जाते हैं फिर आपका गमछा सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चलाते समय विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, यानी हायर द विंड स्पीड ज़्यादा और हायर इवेपोरेशन का रेट होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी पढ़ ले। एक होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप लोग जानते हैं कि एयर के अंदर कितना वाटर होल्ड हो सकता है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, तो वाटर वेपर जितना होता है एयर में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और पता है कि एयर में एक फिक्स अमाउंट में ही वाटर वेपर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता ना। कैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, हमारे हाथ में कितना अमाउंट में कोई सामान आ सकता है वो फिक्स है ना, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड उठा सकते हैं। उसी तरह एयर में भी कितना वाटर वेपर जा सकता है वो फिक्स होता है, तो इस तरह से वो होता है, तो फिक्स होता है। अगर मान लो वो डिफिनिट अमाउंट में रहेगा वाटर वेपर तो उसको पकड़ सकता है, उससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं पकड़ सकता। हाँ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है अमाउंट, तो एक फिक्स टेम्परेचर पे उतना ही वाटर उसमें वाटर वेपर आ सकता है। अगर मान लिया वाटर वेपर उससे ज़्यादा आने की कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा। यानी कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आप कपड़ा सुखा रहे हैं तो वहाँ लेट से कपड़ा सूखेगा। क्यों लेट से सूखेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पहले से एयर में वाटर ज़्यादा है। अब इस कपड़ा का वाटर निकल के कहाँ जा रहा है, एयर में ही तो जा रहा है, एयर में पहले से स्पेस है नहीं तो जाएगा कैसे। इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन की रेट घट जाता है, डिक्रीज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये 4 फैक्टर याद रखिएगा कि हीट, विंड का स्पीड और सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी, ये होता है। 3 केस में बढ़ता है और ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन की रेट घटता है। अब हम लोग देखेंगे कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, मतलब इवेपोरेशन जहाँ भी होता है तो वहाँ क्या होता है, कूलिंग भी होता है। ठीक है, जैसे जब भी इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, अब आपको बताया गया है कि सरफेस एरिया, सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं वो उनके पास एनर्जी ज़्यादा होता है और लेके फोर्स ऑफ रिएक्शन को ब्रेक करके चले जाते हैं। तो जो उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाता है वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और उसको इवेपोरेशन जब होता है तो एनर्जी लॉस्ट हो जाता है। यानी अगल बगल से एनर्जी बटोर लिए और फिर चल दिए तो वहाँ जो मान लीजिए कि यहाँ सपोज यहाँ आग है, ठीक है, अब यहाँ आग यहाँ से हटेगा तो इंडायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए क्या करिए, या तो वहाँ पर ठंडा चीज़ लाइए ना तो गर्म चीज़ को हटाइए। तो इवेपोरेशन के केस में क्या होता है कि जो गर्म चीज़ है तो वो भाग जाता है, तो गर्म चीज़ भाग गया तो क्या हुआ, ठंडा चीज़ बचा ऑलमोस्ट, यानी गर्मी हट गया तो इसका मतलब कि वहाँ ठंडा आ गया। यानी इससे जब भी इवेपोरेशन होता है तो वहाँ कूलिंग होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग गर्मी के दिन में क्या होता है, कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन क्या होता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, वाटर को जब ऑब्जर्व करता है तो सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है तो उसका इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, और जल्दी हो जाता है तो हम लोग को ठंडी ठंडी फील होती है। कॉटन क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो जो हमारा पसीना रहता है वो शर्ट के अंदर ही रहेगा, शर्ट के बाहर नहीं निकलेगा, तो इवेपोरेशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। और एक और चीज़ देखेंगे, जब फ्रिज के अंदर से आप ठंडा पानी का बोतल निकालते हैं तो उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट रहता है, तो बाहर वो प्लास्टिक को छेद करके या लोहे को छेद करके बाहर नहीं आता है। वो क्या होता है कि वो बोतल का सरफेस ठंडा हो जाता है, तो एयर में जितने भी वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बोतल से टकराते हैं। बोतल से टकराने के बाद जैसे मान लीजिए कि ठंडा बोतल है, ये टेम्परेचर कम है, एयर आके इसमें टकराए तो वो कंडेंस हो गए, मतलब वो यहाँ पे आके चिपक गया।
तो वहीं बाहर का एयर का वाटर ड्रॉपलेट वहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो ये था। और कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या पॉइंट है। तो बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है, यानी पूरा कंप्लीट जो पानी है वो पूरा पानी खोल के उस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस पर नहीं, इसको सिर्फ सरफेस पे से पार्टिकल जो होता है वो उड़ के जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कभी कपड़ा पसारे होंगे रस्सी पे, तो एक के ऊपर एक कपड़ा अगर पसार देने से क्या होता है, ऊपर वाला कपड़ा सूख जाता है, नीचे कपड़ा नहीं सूखता है। ठीक है, इसलिए अगर अच्छा से कपड़ा सुखाना होता है तो उसको बार बार कभी कभी जब धूप कम होता है तो उसको चेंज करना होता है, ऊपर नीचे करे ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये था चैप्टर हम लोग आज पढ़े। इसमें कुछ आप लोग ध्यान रखें, जैसे इवेपोरेशन हो गया, उसका रेट इम्पॉर्टेंट है, और पार्टिकल का जो करैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ हम लोग लास्ट में देखे थे, ये वाला चीज़, इसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। जैसे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, सेंटीग्रेड भी होता है लेकिन केल्विन ऐसा यूनिट होता है। इसको कन्वर्ट करने का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें 273.16 केल्विन बोलिए, चाहे 273 केल्विन बोलिए। सेंटीग्रेड को अगर केल्विन को कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, उसमें 273 ऐड कर देना है। ठीक है, अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 माइनस कर देना है, तो ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, कौन सा, ये वाला। ठीक है, और ये इतना केल्विन होता है। एक और होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्ट करने का। इसमें क्या होता है कि सेंटीग्रेड दिया है उसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 से डिवाइड करिए, प्लस इसमें 32 ऐड कर दीजिए, आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज 40 डिग्री है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड करिए, तो काटिएगा तो 8 हो गया, यानी 72 हो गया। अब इसमें 32 ऐड कर दीजिए तो आपका नहीं, चल ये 8 हो गया, 8 9 72, 72 में फिर 32 ऐड कर दीजिए तो 104 डिग्री हो गया है, यानी ठीक है। यानी आपका जब फीवर बहुत तेज़ होता है तो 104 डिग्री होता है, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, और एक और चीज़, तो ये अब लगभग आपका चैप्टर का समरी पूरा हो गया है। इसमें यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस क्वेश्चन आया कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट में, या कुछ जो टेक्निकल टर्म जो बताए हैं वो पूछे जाएंगे। और फर्स्ट चैप्टर बहुत आसान है, आप लोगों को पढ़ाया भी जा चुका है, और फिर दोबारा हम बताए हैं क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग इधर आ गए हैं, फंस गए हैं, क्लासेस ऑफलाइन हो नहीं रही है तो ऑनलाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो महामारी का संकट चल रहा है, थोड़ा सा परेशानी है, पूरा दुनिया परेशान है। आप लोगों की पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई करते रहना है। जो भी माध्यम है आपको अपने से, मोबाइल है, लैपटॉप है, उससे पढ़ाई करते रहना है, और थोड़ा सा बच के रहना है, फैमिली के साथ रहना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, घर की बात मानना है, और कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं कि ये दिन भर टीवी या मोबाइल में गेम हम चल रहा है, पबजी गेम बिल्कुल ना खेलें। ठीक है, थोड़ा सा गेम हम से दूर रहिए, पढ़ाई करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, और हाँ कुछ कुकिंग करना है तो वो सीख सकते हैं आप लोग, उसमें कुछ आप लोग फ़ायदा होगा। कभी अगर सपोज आपको हायर स्टडी के लिए आप लोग को अकेले रहना पड़ गया तो मेस का खाना अच्छा नहीं होता है, तो आप लोग काम आ जाएगा। ठीक है, और घर मम्मी पापा के काम में हाथ बटाइए, पेड़ पौधा को पानी दीजिए, प्लास्टिक का यूज कम करिए आप लोग। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ जिए, प्लांटेशन करिए हो सके तो, बालकनी वालकनी में स्पेस है तो। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, फिर मिलेंगे। डेली आप लोग एक नया नया कुछ ना कुछ वीडियो बना के दिया जाएगा। धन्यवाद।